घड़ी का इशारा 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं नेशन एट 9। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इस पूरे बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। खबरों में बात होगी खेलों की भी, मनोरंजन जगत की भी, और तमाम खबरों पर तफसील से चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए पूजा, बताइए पहली खबर आज की क्या? खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से, जहां पीएम मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिरोशिमा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री के विशेष आमंत्रण पर G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस दौरान तमाम नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 सत्रों में अपना विषय रखने वाले हैं। पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। रूस के साथ युद्ध के बाद पीएम मोदी पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार शांति और कूटनीति से समस्या के हल की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात काफी अहम होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। चलिए अगली खबर होगी कर्नाटक से, जहां पर विधानसभा में बहुमत मिलने के बाद आज कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सिद्धारमैया जी के साथ 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु के कांजीराव स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष और आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, कई नेताओं को शामिल होने की इसमें उम्मीद भी की जा रही है। खड़गे ने इस समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आमंत्रित किया है। खबरों में एक बार फिर से जिक्र कर्नाटका का ही होगा, जहां आज सिद्धरमैया सीएम और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा 8 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसमें डॉक्टर जी परमेश्वर, KJ जॉर्ज, KH मनियप्पा, सतीश जरकीहोली, जमीर अहमद, देश पांडे की जगह रामलिंगा रेड्डी, BK हरिप्रसाद और MB पाटिल के नाम शामिल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गुजरात की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के गुजराती दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री आज द्वारिका जिले में ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपेन की नींव रखेंगे। वे कच्छ जिले के जाखऊ तट पर बनी BSF की 5 चौकियों का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह द्वारिका, अहमदाबाद, गांधीनगर जाएंगे। शाह देवभूमि द्वारिका भी जाएंगे, जहां पर वह द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। रविवार को वे अहमदाबाद में मोदी समुदाय के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा शाह गांधीनगर नगर निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया जाएगा। वे गांधीनगर उत्तर विधानसभा सीट पर आयोजित क्रिकेट कंपटीशन प्रोग्राम में शामिल होंगे। इधर सड़क परिवहन निगम की 320 बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। अगली खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। RBI ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 के जो नोट हैं उन्हें जारी करना बंद कर दें। RBI ने कहा 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन बना रहेगा। जिनके पास इस समय 2000 के नोट हैं उन्हें बैंक में एक्सचेंज कराना होगा। अगर उनके पास नोट है तो 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंकों में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी। इस बार 20,000 रुपए तक के नोट बदले जाएंगे। आपको बता दें कि RBI ने प्रेस रिलीज में बताया है कि 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट छापना बंद कर दिए गए थे। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था।
चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी भी इसको धोखा करार दिया। ममता बनर्जी ने बाकायदा ट्वीट किया है तो ये 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने ये कष्ट दिया है उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई ने एक बयान में कहा था कि अभी चलन में मौजूद है 2000 रुपए के नोट, 30 सितंबर तक वैध मुद्रा ये बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही है। खबरों में रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार राज्यपाल को वापस दे दिए, माफ कीजिएगा, उपराज्यपाल को वापस दे दिए हैं। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग, साथ में विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। माना जा रहा है कि केंद्र का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों में कटौती की तरह है। अभी तक मुख्य सचिव और गृह सचिव केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त किए जाते थे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की जो नेता है, मंत्री हैं, आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कह रही है, जरा सुनिए। उनके पास अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत नहीं है, उनको भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत नहीं है, उन्हें इनएफिशिएंट अफसरों को हटाने की ताकत नहीं है। ये ताकत केंद्र सरकार के पास है। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है,
तो आतिशी को सुन रहे थे। आज साफ तौर पर कहती नजर आई हैं कि केंद्र सरकार का यह स्टैंड बेहद गलत और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। चलिए खबरों के सफर में लौटते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलवामा, अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी साजिश के मामले में कई स्थानों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी। इससे पहले 11 मई को एनआईए ने बडगाम और बारामूला में तलाशी ली थी। एनआईए ने 4 मई को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित मामले में घाटी में 16 जगहों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण भी जब्त हुए हैं और मामले में और सुराग के लिए जांच की जा रही है। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात कर ली जाती है महाराष्ट्र की, तो जहां पर आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज सीबीआई ऑफिस में अपना बयान दर्ज कराएंगे। इसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वानखेड़े को राहत देते हुए 22 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा। समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में कहा है कि उन्हें न्यायपालिका और सीबीआई पर पूरा विश्वास है। साथ ही कहा कि मुझे शिकायत सीबीआई से नहीं है, लेकिन एनसीबी के अधिकारी हमें टारगेट कर रहे हैं। वानखेड़े ने हाईकोर्ट में दायर की अपनी याचिका में अपने और आर्यन खान के पिता अभिनेता शाहरुख खान के बीच चैट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्यन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका जन्म भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए हुआ है। शिवराज सिंह ने कहा, 100 साल पहले एक नरेंद्र ने कहा था कि भारत माता फिर से अंगड़ाई ले रही हैं और विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर हो रही हैं और आज दूसरे नरेंद्र इसको पूरा कर रहे हैं। एक संपन्न, शिक्षित, विकसित भारत बनाने का काम हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में हम जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी और देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पास क्या है। बात अब राजस्थान की करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। सीएम की नाक के नीचे सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए नगद और सोना बरामद होना दर्शाता है ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। शेखावत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री से सीधा सवाल है कि सचिवालय में आखिर इतनी नकदी और सोना कहां से आया। केवल लीपापोती करने के काम नहीं चलेगा, जनता को जवाब देना होगा। शेखावत ने कहा कि सीएम जी जनता को आपकी सरकार का भ्रष्टाचार साफ साफ नजर आ रहा है। आने वाले चुनाव में लोग जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 26 मई को 9 साल पूरे होने को लेकर के लाभार्थियों को सम्मानित करने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बीजेपी उन लाभार्थियों का सम्मान करेगी जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो नोटबंदी के दुख से अब तक उभरे नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी के अंदर गड़बड़ है। ना तो क्षेत्रीय बीजेपी नेता आपस में एक दूसरे की बात सुनते हैं और ना ही एक दूसरे को नेता मानते हैं। चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी दलों की सहमति को लेकर जनगणना शुरू की गई थी। उस वक्त बीजेपी भी साथ में थी। कानून बनाकर गणना कराने की बात उस वक्त क्यों नहीं की गई? उस समय बोलते, लेकिन तब कुछ नहीं कहा और अब बोल रहे हैं। अब आगे ये भी कहा कि जो भी हो रहा है ये सरकार की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि जो सभी दलों की तरफ से दी गई राय है उसके अनुसार जो तय किया गया था उसी के हिसाब से सब हो रहा है। अब कह रहे हैं कि कानून बनाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना पर एक्सपर्ट से सुझाव लेकर आगे काम किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे गोवा का, जहां पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बैम्बोलिम में कुजीरा बस स्टॉप पर 20 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखा दी है। इस मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, हम आने वाले 1 साल में 100 इलेक्ट्रॉनिक बस सरकार की तरफ से लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हर दृष्टि से काम किया जा रहा है। तो वहीं गोवा के परिवहन मंत्री मैविन ने कहा है कि इस साल जुलाई के अंत तक राज्य के यात्रियों को 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक इन बसों के शुरू होने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है, अहम भूमिका होगी। इसके अलावा ये कदम डीजल पर भारी खर्च को रोकने में सहायक होगा। बसें पूरी तरह बिजली से चल सकेंगी, जिससे शोर और प्रदूषण से निजात मिलेगी। चलिए अगली खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नवनिर्वाचित नगर निगम मेयरों से अपने आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान सीएम योगी ने सभी मेयरों की जीत की बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अपने अपने नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि नगर निगमों की आय बढ़ाने, समस्याओं का समाधान और नगर निगमों की एक सकारात्मक छवि पेश करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने मेयरों को कुछ अच्छा कुछ नया करने का भी सुझाव दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेयरों को अंडरग्राउंड के बलिंग के कार्य को प्राथमिकता पर रखने के साथ ही कूड़ा प्रबंधन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरजीह देने की बात कही है। इसके अलावा नगरीय इलाकों में आवारा कुत्तों की समस्याओं के निराकरण को भी प्राथमिकता पर रखने के निर्देश जारी किए। अगली खबर असम से, जहां पर नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हस्ताक्षर समारोह राज्य में पर्यटन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर खुशी हो रही है और इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे असम नदी पर्यटन क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पटना के अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के ठीक सामने 300 साल पुराने ब्रह्म स्थान दुर्गा मंदिर को तोड़ने से बचाने को लेकर लोग अनशन पर बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अनशन कर रहे लोगों का साथ देने के लिए इस दौरान कहा कि मंदिर तोड़ने की ये साजिश लगातार रची जा रही है, जो कामयाब नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन के संजय सिंह ने बताया है कि मंदिर को तोड़ डबल डेकर पुल का निर्माण करने की सरकार की ये योजना है, जिसे बचाने को लेकर मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोग अनशन पर बैठे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश की पहचान सनातन से है। सनातन की पहचान हमारे मंदिरों व दुर्गा, राम, कृष्ण, देवी देवताओं से है। ये भी कहा कि मंदिर तोड़ने की जो साजिश चल रही है वह सार्थक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। बैठक में 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं राष्ट्रीय महामंत्री और अभियान के प्रभारी तरुण चुग, उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान का आगाज करने जा रही है। चलिए बात होगी पंजाब की, जहां पर HPCA स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स बनाम हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले को देखने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पत्नी सहित पहुंचे। सीएम पंजाब भगवंत मान ने मैच के लिए धर्मशाला पहुंचे थे, जहां पहुंचकर वह सीधे मैक्लोडगंज गए थे, जहां दिन भर मैक्लोडगंज में घूमने के बाद शाम को स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मैच का लुत्फ उठाया।
वहीं मैच के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने पंजाब टीम के खेमे में पहुंचकर प्रीति जिंटा के साथ टीम का हौसला बढ़ाया है। HPCS स्टेडियम धर्मशाला में खेले गए पंजाब किंग्स और राजस्थान मैच में पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा पूरे मैच के दौरान क्रिकेट में रंगी नजर आई थी। दिल्ली के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब की मालकिन ने अपनी टीम का भरपूर समर्थन करते हुए टीम में जान झोंकी रखी। खबरों में रुख मध्य प्रदेश का, जहां दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को लुभाने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। इनमें महिलाओं और युवाओं के पैसे को लेकर फ्री बिजली, सस्ते गैस सिलेंडर वाले भी शामिल हैं। इन वादे और घोषणाओं में दोनों पार्टियां पीछे नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के दावों को झूठा साबित करने में भी दोनों पार्टियां आगे हैं। हाल में ही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ का नारा दिया, जिसके बाद अभी से राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने धार के बदनावर में बिजली मुफ्त देने का वादा मध्य प्रदेश के ठंडे पड़े चुनावी माहौल में गर्मी लाने का काम किया है। इसके पहले वाले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने का जो वादा किया था, उसने चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में कर दिया था। तो वहीं कमलनाथ के वादे पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। कमलनाथ के वादे को झूठा बताने में मंत्री कमल पटेल आगे हैं। चलिए केरल की बात करेंगे, जहां पर सीएम पिनराई विजयन ने अनन्या मलयालम योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के जरिए प्रवासी श्रमिकों को मलयालम भाषा और संस्कृति सिखाने में मदद की जाएगी। इसके जरिए श्रमिकों के संचार में सुधार हो सके। ये योजना सांस्कृतिक मामलों के विभाग के तहत मलयालम की तरफ से की जानी है और यही शुरुआत होगी। आपको बता दें कि शुरुआती जो चरण होगा उसमें कज कट्टुम क्षेत्र से ये इसकी शुरुआत है। इस मौके पर सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन और शिक्षा मंत्री वी शिवनुकुट्टी मुख्य तौर से शामिल होंगे। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां पर स्टालिन सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सीएम एमके स्टालिन ने बताया, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। डीए बढ़ाने का फैसला वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू हो जाएगा। आपको बता दें, इससे 16 लाख राज्य कर्मचारी, साथ में शिक्षकों, पारिवारिक पेंशनर्स को मदद मिल सकेगी। हालांकि महंगाई भत्ता बढ़ने की वजह से सरकार की जो बैलेंस शीट है सालाना, उस पर 2367 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आएगा। चलिए इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।